कक्षा 9 हिंदी पाठ्यपुस्तक कृतिका का पाठ 3 रीढ़ की हड्डी। हेलो एवरीवन, आज हम कृतिका का पाठ 3 करेंगे, रीढ़ की हड्डी। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा। अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वो अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। अब यहाँ पे मतलब एक तरीके से सीन दिखाया गया है। यहाँ पे जो कैरेक्टर्स हैं वो कई सारे हैं। तो पहले क्या बताया है कि मामूली एक कमरा है जो सजा हुआ है नॉर्मली, और अंदर के दरवाजे से आते हुए महाशय की मतलब पीठ दिख रही है, और वो कैसे लग रहे हैं, अधेड़ उम्र के, और उनकी जो चेयर है वो पीछे से उनके नौकर ने पकड़ी हुई है। अब पहला है बाबू। अब अबे धीरे धीरे चल। अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर, बस बस। नौकर मतलब कोई जो अधेड़ उम्र का जो इंसान बताया गया है उसको बाबू कहा गया है। यहाँ पे वो अपने नौकर से कह रहा है कि भैया धीरे चला और इधर मोड़। फिर नौकर कहता है बिछा दूं साहब। बाबू कहता है तेज आवाज में, और क्या करेगा? परमात्मा के यहाँ अक्ल बट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या? बिछा दूं साहब, और ये पसीना किस लिए बहाया है? तो नौकर कहता है, मतलब वो तख्त बिछा रहा है, और बिछाते बिछाते ही मतलब वो हंस सा रहा है ही करके। तो बाबू कह रहे हैं, जो मालिक है, हंसता क्यों है? अबे हमने भी जवानी में कसरतें की हैं। कल से उसे नहाता था लोटो की तरह। ये तख्त क्या चीज है? उसे सीधा कर यो, हाँ बस। और सुन, बहू जी से दरी मांगला इसके ऊपर। ओके, तो इस नाटक में जो बाबू है, यानी उनका नाम यहाँ पे बताया गया है राम स्वरूप। तो ये राम स्वरूप जो है वो चल फिर नहीं सकते हैं इतने, ठीक है। वो एक चेयर पे है जिनको उनका नौकर पीछे से पकड़ के इधर उधर कर रहा है उनके इंस्ट्रक्शन से, है ना। कि वो भी बोल रहे हैं, राम स्वरूप भी जो बाबू है, कि इधर लेके चल, बस बस इधर मोड़ दे, ये कर दे। तो वो और उनका नौकर अपने कमरे मतलब कमरा है एक, उसको सजा रहे हैं, ठीक है। और उसमें कमरे में तख्त बिछा रहे हैं, तख्त यानी कि चारपाई बिछा रहे हैं। अब वो ये सब क्यों कर रहे हैं? बिछाने के लिए चद्दर भी। कल जो धोबी के यहाँ से आई है वही नौकर। अब क्या होता है कि नौकर जाता है, बाबू साहब इस बीच में मेज पोश ठीक करते हैं। अब उन्होंने क्या बोला कि चद्दर भी लेकर आ, कल जो धोबी को धोने के लिए दी थी। तो वो लेने के लिए जाता है, तो इस टाइम उस बीच में वो बाबू जो है, बाबू साहब, वो क्या कर रहे हैं? वो मेज पोश ठीक करते हैं। एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं, कुर्सियों पर भी दो चार हाथ लगाते हैं। सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती है। गंदुमी रंग, छोटा कद, चेहरे और आवाज से जाहिर होता है कि किसी काम में बहुत व्यस्त है। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है, खाली हाथ। बाबू साहब राम स्वरूप दोनों तरफ देखने लगते हैं। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो राम स्वरूप है वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि जमीन में एक नई दरी और टेबल में नया मेजपोश बिछाकर उसके ऊपर गुलदस्ते सजाकर कमरे को थोड़ा मतलब अट्रैक्टिव बनाना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद एंट्री होती है किसकी? प्रेमा की, जो कि उनकी पत्नी है, घर की मालकिन, जो कि काम में बहुत ज्यादा बिजी है। प्रेमा। अब प्रेमा क्या कहती है कि मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई, एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। तो रामस्वरूप कहते हैं धोती? तो प्रेमा कहती है हाँ, अभी तो बदल कर आए हो और फिर न जाने किस लिए। तो रामस्वरूप कहते हैं लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? तो प्रेमा कहती है कि यही तो कह रहा था रतन। तो रामस्वरूप कहते हैं क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या? मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई है उसे मांग ला। अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं, उल्लू कहीं का। प्रेमा कहती है अच्छा, जा पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्स के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, उन्हीं में से एक चद्दर उठा ला। तो अब वो जो उनका नौकर है रतन, वो गलत बता देता है कि क्या चीज मंगाई है ना, उनकी पत्नी को। तो प्रेमा कहती है कि प्रेमा को ऐसा लगता है कि वो धोती मांग रहे हैं पहनने के लिए। तो उन दोनों में वही बातचीत होती है कि रामस्वरूप कहते हैं धोती मैंने कब मांगी? तो प्रेमा कहती है कि आपने रतन को इसीलिए तो भेजा है जो नौकर है। तो रामचरित कहते हैं कि अरे मैंने इसे ये चीज लाने के लिए नहीं कहा था, मैंने इसे मेज पोश एक चद्दर लाने के लिए कहा था। अब इसका दिमाग काम नहीं करता तो मैं क्या करूँ इस उल्लू का।
तो प्रेमा फिर बताती है उस नौकर को कि तू जा और पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्से में ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं, उन्हीं में से एक चद्दर उठाकर ले आ। रतन कहता है और दरी? प्रेमा कहती है दरी यही तो रखी है कोने में, वो पड़ी तो है। तो रामस्वरूप कहते हैं दरी उठाते हुए, और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी जल्दी जा। रतन जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। प्रेमा कहती है कि लेकिन वो तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है। तो रामस्वरूप कहते हैं मुंह फुलाए, और तुम उसकी माँ किस मर्ज की दवा हो? जैसे तैसे करके तो वो लोग पकड़ में आए हैं। अब तुम्हारी बेवकूफी से सारी मेहनत बेकार जाए तो मुझे दोष मत देना। अब यहाँ पे जो राम स्वरूप की पत्नी है प्रेमा, वो उनसे कहती है कि आपकी जो लाडली है यानी उमा, उनकी बेटी कौन है? उमा। कहती है कि आपकी बेटी उमा तो मुंह फुलाकर यानी नाराज होके बैठी है। तो रामस्वरूप कहते हैं कि अपनी पत्नी को कि वो उमा को समझाए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से उन्हें एक रिश्ता मिला है, इसलिए वो अच्छे से तैयार होकर लड़के वालों के सामने आ जाए। मतलब यहाँ पर अब क्या हमें क्या पता चला कि वो कमरा क्यों सजा रहे थे? अपनी बेटी की शादी के लिए, मतलब कोई लड़के वाला है जो उनको देखने के लिए आ रहा है। प्रेमा कहती है तो मैं ही क्या करूं? सारे जतन करके तो हार गई। तुम ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर चढ़ा रखा है। मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते ही नहीं। अपना जमाना अच्छा था। आ ई पढ़ ली, गिनती सीख ली, और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधिनी पढ़ ली। सच पूछो तो स्त्री सुबोधिनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, ऐसी बातें कि क्या तुम्हारी बीए एमए की पढ़ाई होगी। और आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं। तो रामस्वरूप कहते हैं ग्रामोफोन बाजा होता है ना? प्रेमा कहती है क्यों? रामस्वरूप कहते हैं दो तरह का होता है, एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर जब चाहे तक रोक लो, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ, रिकॉर्ड एक बार चढ़ा लो तो रुकने का नाम नहीं। तो प्रेमा कहती है हटो भी, तुम्हें ठिठोली ही सूझती रहती है। ये तो होता ही नहीं कि उस अपनी उमा को राह पर लाते। अब देर ही कितनी रही है उन लोगों के आने में। तो रामस्वरूप कहते तो हुआ क्या? रामस्वरूप की जो बेटी है उमा, वो पढ़ी लिखी है और वो अभी शादी करना नहीं चाहती है, लेकिन जो उमा के पिता हैं रामस्वरूप, वो किसी भी कीमत पर ये जो रिश्ता है ना जो अब आ रहा है उनके घर में, वो किसी भी कीमत पर जाने नहीं देना चाहते। लेकिन जो प्रेमा है उनकी पत्नी, वो कहती है कि उन्होंने उमा को बहुत समझाया लेकिन वो मान नहीं रही है। तो रामस्वरूप पर उनकी जो पत्नी है वो आरोप लगाते हुए कहती है, मतलब एक तरीके से उनको ये जता रही है कि ये सब आप ही के ज्यादा पढ़ाने लिखाने का नतीजा है कि वो अपनी जिद पे मतलब अड़ी हुई कि उसे शादी नहीं करनी है। अगर उमा को सिर्फ 12वीं तक ही पढ़ाया होता तो आज वो कंट्रोल में रहती है ना, और हमारी बातें मानती। वो ऐसा उनसे कह रही है। रामस्वरूप जो है वो अपनी पत्नी प्रेमा से कहते हैं कि उमा की जो शिक्षा है वो उनको लड़के वालों से छुपानी है। अब प्रेमा यहाँ पर कहती है कि तुम्ही ने तो कहा था कि जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना। आजकल तो लड़की कितनी ही सुंदर हो, बिना टिम टाम के भला कौन पूछता है। इसी मारे मैंने तो पाउडर वाउडर उसके सामने रखा था, पर उसे तो इन चीजों से न जाने किस जन्म की नफरत है। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई। भाई मैं बाज आई तुम्हारी इस लड़की से। रामस्वरूप कहते हैं न जाने कैसा इसका दिमाग है, और ना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। प्रेमा कहती है अरे मैंने तो पहले ही कहा था, एंट्रेंस एंट्रेंस ही पास करा देते, लड़की अपने हाथ रहती और इतनी परेशानी ना उठानी पड़ती। पर तुम तो रामस्वरूप कहते हैं उनकी बात काट कर कि चुप चुप, दरवाजे में झांकते हुए, तुम्हें कतई अपनी जबान पर काबू नहीं है। कल ही ये बता दिया था कि उन सब लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा, मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगल देती हो। उनके आने तक तो न जाने क्या हाल करोगी। अब क्या होता है कि उनकी जो बेटी है वो तो पढ़ लिख गई है, लेकिन वो करना चाहती नहीं है अभी। लेकिन जो लड़के वाले हैं वो यहाँ पे ये मतलब बता रहे हैं रामस्वरूप कि हमें लड़के वालों के सामने इतना कुछ खोल करके नहीं बताना है कि उनकी बेटी कितना पढ़ी है। तो प्रेमा कहती है कि आपको इतना पढ़ाना ही नहीं चाहिए था, सिर्फ एंट्रेंस ही पास करा देते और है ना, और घर में ही रखते तो ये सब इन सब चीजों की मतलब नौबत ही नहीं। मतलब सारा जो दोष है वो किसका बता रहे हैं? पढ़ाई लिखाई का।
साथ ही जो उनकी पत्नी है प्रेमा, उनका मानना ये भी है कि जो उनकी बेटी है उनको पाउडर वाउडर लगा करके अच्छा से मेकअप करके आना चाहिए लड़के वालों के सामने, क्योंकि आजकल यही सब चल रहा है ना, अच्छा दिखना। लेकिन जो राम स्वरूप है वो ये कह रहे हैं कि न जाने मतलब उनकी बेटी का वो क्या ही है, आजकल तो पाउडर का कारोबार लड़कियों के सहारे पर ही चल रहा है, क्यों लड़कियां तो खूब यूज करती है लेकिन उनकी बेटी को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर आगे प्रेमा कहती हैं, अच्छा बाबा मैं ना बोलूंगी, जैसी तुम्हारी मर्जी हो करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो। रामस्वरूप कहते हैं, तो उमा को जैसे हो तैयार कर लो, ना सही पाउडर वैसे कौन बुरी है, पान लेकर भेज देना उसे, और नाश्ता तो तैयार है ना, रतन आना। आ गया रतन, इधर ला इधर, बाजा नीचे रख दे, चद्दर खोल, पकड़ तो जरा उधर से। अब क्या हो गया है कि जो रतन है वो आ गया है, वो जो रामस्वरूप है वो कह रहे हैं कि अपनी बेटी को कैसे भी राजी करके कैसे भी तैयार करके लेके आओ, बेशक वो पाउडर ना लगाए, बिना पाउडर की कौन सी बुरी लगती है, ठीक ही लगती है ना। तो वो कहते हैं कि जब नौकर आता है तो वो कहते हैं कि आ चल चद्दर बिछा, फिर वो लोग चद्दर बिछाते हुए आगे बातचीत हो रही है उनकी। प्रेमा कहती है नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वो लोग ज्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीजें बना दी हैं, फल रखे हैं ही, चाय तैयार है और टोस्ट भी, मगर हाँ मक्खन मक्खन तो आया ही नहीं है। तो घर में जब कोई आने वाला होता है ना, अब यहाँ पे क्या हो रहा है इस सीन में कि लड़के वाले आ रहे हैं, तो ऐसा होता है ना, हम कई सारी चीजों की अरेंजमेंट करते हैं, तैयारी करते हैं, ये खाने पीने का सामान ये सब बना लिया, ये सब बाजार से लाना है, कोई चीज नहीं है तो अरे हाँ ये चीज तो है नहीं, तो ये सारी बातचीत उन परिवार वालों के बीच में चल रही है। रामस्वरूप कह रहे हैं, क्या कहा, मक्खन नहीं आया, तुम्हें भी किस वक्त याद आई है, जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती ही नहीं। अब बताओ, रतन मक्खन लाए कि यहाँ का काम करे, दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए, सो नखरों के मारे। अब क्या हो रहा है कि वो प्रेमा से कहते हैं कि भाई तुम्हें कौन से टाइम पर याद आ रहा है कि घर में मक्खन नहीं है, अब रतन ये घर में काम करेगा कि मक्खन लेने जाएगा, दुकान जो है वो भी इतनी दूर है। तो प्रेमा कहती है, यहाँ का काम कौन ज्यादा है, कमरा तो सब ठीक ठाक है ही, बाजा सितारा ही है, नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी, एक आध चीज खुद ले आना, इतनी देर में रतन मक्खन ले ही आएगा, दो आदमी ही तो हैं। तो अब यहाँ पे प्रेमा अपनी सफाई में बात रख रही है कि यहाँ घर में कौन सा इतना ज्यादा काम है, कमरा तो ठीक ठाक है ही, बाजा भी तुमने लगा दिया है, सितार वगैरह ये सब सजा दिया अच्छे से, नाश्ता भी रेडी है दूसरे कमरे में, जैसे ही तुम आवाज लगाओगे मैं तुम्हें पकड़ा दूंगी, और एक आध चीज खुद ले आना, तो इतनी देर में तो मक्खन ले ही आएगा रतन। रामस्वरूप कहते हैं, हाँ एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद लड़का, देखो उमा से कह देना कि जरा करीने से आए, ये लोग जरा ऐसे ही हैं, गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनके दकियानूसी ख्यालों पर, खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में आते जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी कि ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। प्रेमा कहती है, और लड़का, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो राम स्वरूप है वो कहती है ना उनकी पत्नी के इतनी देर में तो रतन मक्खन ले ही आएगा, और वैसे भी कौन से ज्यादा लोग आ रहे हैं, दो ही जन तो आ रहे हैं। तो राम स्वरूप अपने माइंड में रिमाइंड करते हैं कि हाँ एक तो बाबू गोपाल प्रसाद है और उनका खुद एक लड़का, ये दो जने आ रहे हैं लड़की को देखने के लिए। तो जो कहते हैं वो कहते हैं राम स्वरूप की अपनी जो उमा है बेटी, उसको जरा कहना है कि मतलब सलीके से आए, क्योंकि ये जो लोग हैं वो थोड़े मतलब ऐसे ही हैं। अब वो बता रहे हैं रामस्वरूप कि वैसे तो मुझे भी गुस्सा आता है, अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो लड़के वाले हैं उनकी सोच कैसी है, दकियानूसी है, वो खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सोसाइटियों में जाते हैं, सभा वभा में है ना, मीटिंग्स वगैरह में, लेकिन वो लोग शादी के लिए लड़की कैसी चाहते हैं, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं चाहते हैं। रामस्वरूप कहते हैं, बताया तो था तुम्हें, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर, बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में, कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा है, क्या करूं मजबूरी है, मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और इनके बापों को कैसी कोरी कोरी सुनाता कि ये भी। रतन कहता है, जो अब तक दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा हुआ था, जल्दी जल्दी बाबूजी बाबूजी। रामस्वरूप कहता है, क्या है, रतन कहता है, कोई आते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो लोग लड़के वालों के बारे में बात कर रहे हैं, रामस्वरूप उनकी पत्नी है ना, और दरवाजे पे कौन खड़ा हुआ है, रतन यानी उनका नौकर। फिर अचानक से वो कहता है कि कोई आ गया है,
राम स्वरूप दरवाजे से बाहर झांककर जल्दी मुंह अंदर करते हुए। अब जैसे ही रतन ने कहा ना कि कोई आ गया, तो राम स्वरूप दरवाजे से बाहर अपना जो मुंह है वो झांकते हुए फटाफट से अंदर करके कहते हैं, अरे अरे ये प्रेमा, वो आ भी गए, यानी जो लड़के वाले हैं वो अब आ गए हैं। नौकर पर नजर पड़ते ही, अरे तू यहीं खड़ा है बेवकूफ, गया नहीं मक्खन लाने? तो उसको कहते हैं कि अरे रतन को कि तू यहीं खड़ा है, अभी तक तू मक्खन लेने नहीं गया? सब चौपट कर दिया। अबे इधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से जा। नौकर फिर अंदर के दरवाजे से जाता है, और तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ आती है, उसकी धोती जमीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है। अब क्या होता है कि राम स्वरूप प्रेमा यानी अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम जाओ और उमा को जरा थोड़ा समझा देना कि वो थोड़ा बहुत गावा लेगी, अगर वो लोग कहेंगे तो प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ दौड़ती हुई जाती है, तो उसकी जो धोती है वो जमीन पर जो रखा हुआ था बाजा, उसमें अटक जाती है। तो प्रेमा कहती है, ये बाजा वो नीचे ही रख गया है कमबख्त, यानी अपने नौकर को कह रही कि वो नीचे ही रख गया है। राम स्वरूप कहते हैं, तुम जाओ, मैं रखे देता हूँ जल्दी। प्रेमा जाती है। बाबू राम स्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं, किवाड़ों पर दस्तक होती है। तो राम स्वरूप कहते हैं, हाँ हाँ हाँ, आइए आइए। तो बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का आना, मतलब वो एंटर होते हैं। आंखों से लोक चतुराई टपकती है। आवाज से मालूम होता है कि काफी अनुभवी और फितरती महाशय है। उनका लड़का कुछ खीस निपोड़ने वाले नौजवानों में से है। आवाज पतली और खिसियाहट भरी हुई, झुकी कमर इनकी खासियत है। राम स्वरूप अपने दोनों हाथ मलते हुए, हाँ हाँ, इधर तशरीफ लाइए इधर। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं, मगर बेंत गिर पड़ता है। राम स्वरूप कहते हैं, ये बेंत लाइए, मुझे दीजिए, कोने में रख देते हैं। सब बैठते हैं, हाँ हाँ। मकान ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई? अब जैसे ही वो लड़के वाले आते हैं, वो उन्हें बेंच पर बिठाते हैं, लेकिन मतलब बिठाते हैं तो वो जो बेंत होता है वो गिर जाता है। फिर वो कहते हैं कि चले लाइए, इन्हें हम कोने में रख देते हैं। फिर वो रामस्वरूप उनसे पूछते हैं, लड़के वालों से, कि आपको घर ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तो गोपाल प्रसाद खंकार कर कहते हैं, नहीं, तांगे वाला जानता था, और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं? तो रामस्वरूप कहते हैं, हाँ हाँ हाँ, यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ तो दी? तो गोपाल प्रसाद कहते हैं, अरे नहीं साहब, जैसे मेरा काम वैसा आपका काम। आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है, बल्कि यूं कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। आगे रामस्वरूप कहते हैं कि हाँ हाँ, ये लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे, हम तो आपके सेवक ही हैं। थोड़ी देर बाद लड़के की ओर मुखातिब होकर, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? यहाँ पर जो राम स्वरूप है उनकी खातेदारी में लग जाते हैं, है ना? और मतलब कुछ भी बातचीत, मेन बातचीत शुरू होने से पहले जो भी छोटी मोटी बातें होती हैं, आपस में पूछना है कि आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई, है ना? तो ये सारी चीजें वो आपस में बातें करने लग जाते हैं। अब यहाँ पर उनका जो रुख जाता है, वो जो उनका जो लड़का है देखने के लिए आया है, जो शंकर, उसके ऊपर जाता है। तो शंकर कहता है, जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला आया था। मतलब वो बता रहा है कि छुट्टियां नहीं है, लेकिन मैं, जैसे सैटरडे संडे होता है तो उसकी छुट्टियों में मैं आ गया हूँ। तो रामस्वरूप कहते हैं, आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा? तो शंकर कहता है, जी हाँ, कोई साल दो साल। तो रामस्वरूप कहते हैं, साल दो साल? तो शंकर कहता है, हाँ 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 जी, एक आध साल का मार्जिन रखता हूँ। तो गोपाल प्रसाद जो उनका शंकर के पिता हैं, वो कहते हैं, बात यह है साहब कि शंकर एक साल बीमार हो गया था। क्या बताएं, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती हैं। एक हमारा जमाना था कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियां उड़ा जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते तो वैसी की वैसी ही भूख। तो रामस्वरूप कहते हैं, कचौड़ियां भी तो उस जमाने में पैसे की दो आती थी। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं, जनाब यह हाल था कि चार पैसे में ढेर सी बालाई आती थी, और अकेले दो आने की हजम करने की ताकत थी अकेले। और अब तो बहुतेरे खेल वगैरह भी आते हैं स्कूल में। तब ना कोई वॉलीबॉल जानता था, ना टेनिस, ना बैडमिंटन, बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे। मगर मजाल की कोई कह जाए कि यह लड़का कमजोर है। शंकर और रामस्वरूप खिसे निपोड़ते हैं। अब क्या होता है कि थोड़ी देर बाद जो राम स्वरूप हैं वो, और राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद,
दोनों ही जो औपचारिक बातें होती हैं उनकी वो शुरू कर देते हैं। बातों बातों में ये लोग क्या करते हैं, नए जमाने और पुराने जमाने की मतलब तुलना करने लग जाते हैं, कंपैरिजन, कि हमारे टाइम में तो ऐसा होता था और इनके टाइम में अब ऐसा होता है, तो इतने में ही ढीले पड़ जाते हैं। आगे रामस्वरूप कहते हैं, जी हाँ, उस जमाने की बात ही दूसरी थी। तो गोपाल प्रसाद जोशीली आवाज में कहते हैं, और पढ़ाई का ये हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की सीटिंग हो गई। 12 घंटे जनाब, मैं सच कहता हूँ कि उस जमाने का मैट्रिक भी वो अंग्रेजी लिखता था पराठे की, कि आजकल के एमए भी मुकाबला नहीं कर सकते। तो रामस्वरूप कहते हैं, जी हाँ, ये तो है ही। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं, माफ कीजिएगा बाबू रामस्वरूप, उस जमाने की जब याद आती है अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। रामस्वरूप कहते हैं, हाँ, जी हाँ, वह तो रंगीन जमाना था, रंगीन जमाना, शंकर भी ही करता है। गोपाल प्रसाद एक साथ अपनी आवाज और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब बिजनेस की बातचीत हो जाए। अब क्या होता है कि यहाँ पर वही बातें होती हैं फिर से कि जो गोपाल प्रसाद है वो कहते हैं कि जब हम पढ़ने बैठते थे तो 12 घंटे भैया यूं ही निकल जाते थे। अंग्रेजी मैट्रिक में भी इतनी फर्राटेदार होती थी कि एमए का भी क्या मुकाबला कर सके। तो रामस्वरूप अग्री करते हुए कहते हैं कि जी हाँ। इसके बाद ये सारी बातें होती है, शंकर भी ही करता है थोड़ा सा, तो गोपाल प्रसाद जो है वो फाइनली मुद्दे पर आते हैं। अपना मतलब रवैया एकदम बदलते हुए और अपनी आवाज को बदलते हुए कहते हैं, अच्छा तो अब बिजनेस की बातचीत हो जाए। रामस्वरूप चौंक कर कहते हैं, बिजनेस बिज समझकर, ओ अच्छा अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। फिर वो उड़ जाते हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं, ये सब आप क्या तकल्लुफ करते हैं? रामस्वरूप कहते हैं, हाँ, तकल्लुफ किस बात का? यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ लाए, वरना मैं किस काबिल हूँ? माफ कीजिएगा, जरा भी हाजिर हुआ। फिर वो अंदर जाते हैं। अब जब बिजनेस की बात आती है ना, तो रामस्वरूप भी चौंक जाते हैं। बिजनेस फिर वो थोड़ा समझते हैं कि हाँ, ये मतलब काम चीज जो भी पैसा वैसा है उसकी बातें करने के लिए बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो रामस्वरूप है वो अंदर उठ के चले जाते हैं, कहते हैं आप माफ कीजिएगा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। गोपाल प्रसाद कहते हैं, थोड़ी देर बाद दबी आवाज में वो मतलब रिपीट करते हैं उस बात की, थोड़ी देर बाद दबी आवाज में कहता है वो, आदमी तो भला है, मकान मकान से हैसियत भी बुरी नहीं मालूम होती, पता चले लड़की कैसी है। तो शंकर कहता है, जी। अब गोपाल प्रसाद जो है वो अपने लड़के से कह रहा है, क्योंकि जो रामस्वरूप है वो तो अपने अंदर चला गया है ना। तो गोपाल प्रसाद अपने लड़के से कह रहा है कि क्या कहते हैं, मकान वकान की मतलब हैसियत तो ठीक ही है, ठीक ही मालूम होते हैं, देखते हैं लड़की कैसी है। तो शंकर कहता है, जी। कुछ खंखार कर इधर उधर देखता है। अब थोड़ी देर बाद गोपाल प्रसाद कहता है कि क्यों, क्या हुआ? शंकर कहता है, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद कहता है, झुक कर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ही कहते हैं कि शंकर की बैकबोन, यानी इतने में बाबू रामस्वरूप आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए मेज पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं, आखिर आप माने नहीं। अब क्या होता है कि गोपाल प्रसाद कहते हैं, भाई तुम लड़के हो, लड़की देखने के लिए आए हो, एकदम कमर को एकदम तान के सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक ही कहते हैं कि तुम्हारी बैकबोन। इतना कह के वो चुप हो जाते हैं, क्योंकि इतने में एंट्री हो जाती है रामस्वरूप की। वो हाथों में चाय की ट्रे लिए हुए आ जाते हैं। अब रामस्वरूप कहते हैं चाय प्याले में डालते हुए, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? तो गोपाल प्रसाद जवाब देते हैं, नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध आधी चाय दीजिए, और जरा चीनी ज्यादा डालिएगा, मुझे तो भाई ये नया फैशन पसंद नहीं। एक तो वैसे ही चाय में पानी काफी होता है, और फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो जायका क्या होगा? तो रामस्वरूप कहते हैं, हाँ, कहते तो आप सही हैं। प्याला पकड़ाते हुए शंकर, मतलब उन्हें चाय बना के दे दी रामस्वरूप ने। शंकर कहता है, सुना है सरकार अब ज्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। तो गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए बोलते हैं, हूँ, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। तो रामस्वरूप कहते हैं, वो क्या है? तो गोपाल प्रसाद जवाब देते हैं, खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, ये ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चू भी नहीं करेंगे। बस शर्त यह है कि हर औरत पर ये छोड़ दिया जाए कि वो अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले, फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। तो राम स्वरूप कहते हैं जोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने, वाकई आजकल ये खूबसूरती का सवाल भी
बेढब हो गया है। हम लोगों के जमाने में तो ये कभी उठता भी नहीं था। तश्तरी गोपाल प्रसाद की तरफ बढ़ाते हुए, लीजिए। गोपाल प्रसाद कहते हैं अब गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए कह रहे हैं कि कभी नहीं साहब, कभी नहीं। रामस्वरूप कहते हैं शंकर की तरफ मुखातिब होकर, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? तो शंकर कहता है किस मामले में? तो रामस्वरूप कहते हैं यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? खूबसूरती की। मतलब एक टेक्स्ट को लेकर के मजाक कर दिया था गोपाल प्रसाद ने, तो उसी को आगे आगे उसकी बात बढ़ाते हुए बातचीत चल रही है उनके बीच में। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं बीच में ही, ये बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है। मतलब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि लड़की का खूबसूरत होना ज्यादा मायने रखता है, कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए या कैसे भी, बस खूबसूरत वो ऊपर से दिखनी चाहिए। बात यह है कि हम आप मान भी जाए मगर घर की औरतें तो राजी नहीं होती, आपकी लड़की तो ठीक है। तो राम स्वरूप जवाब देते हैं जी हाँ, वो तो अभी आप देख लीजिएगा। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं देखना क्या, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है तब तो ये रस्म ही समझिए। राम स्वरूप कहते हैं हाँ हाँ, यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। गोपाल प्रसाद कहते हैं और जायजा यानी जन्म पत्र तो मिल ही गया होगा। राम स्वरूप कहते हैं जी, जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। गोपाल प्रसाद कहते हैं यह ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। लेकिन हाँ, ये जो मेरे कानों में भनक पड़ी है ये तो गलत है ना? तो रामस्वरूप चौंक कर कहते हैं क्या? तो गोपाल प्रसाद कहते हैं पढ़ाई लिखाई के बारे में। जी हाँ, साफ बात है साहब, हमें ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मेम साहब तो रखनी नहीं, कौन भुगतेगा उनके नखरों को? बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए, क्यों शंकर? तो शंकर कहते हैं जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं है। रामस्वरूप कहते हैं नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अब यहाँ पे ये शादी ब्याह के बारे में बातचीत उनकी शुरू हो जाती है इसी को लेके। तो कहते हैं जन्म पत्रिका मिलाने की बात पर गोपाल प्रसाद कहता है कि उन्होंने दोनों जन्म पत्रिकाओं को भगवान के चरणों में रख दिया है, तो मिलनी तो है ही। बातों बातों में वो अपनी जो एक उनकी जो रूढ़िवादी संकीर्ण मानसिकता है ना, उसका वो लोग परिचय दे देते हैं। कहते हैं कि लोग उनसे कहते हैं कि उन्होंने लड़कों को उच्च शिक्षा दी है, इसलिए उन्हें बहुएं भी कैसी चाहिए, ग्रेजुएट लानी चाहिए। लेकिन मैं उनको कहता हूँ कि लड़कों को पढ़ लिख कर काबिल होना तो ठीक है, लेकिन लड़कियां अगर ज्यादा पढ़ लिख भी जाए तो अंग्रेजी अखबार पढ़कर पॉलिटिक्स करने लग जाए तो घर गृहस्थी कैसे चलेगी, है ना? मतलब वो यही सारी बातें करें कि भैया हमें नौकरी तो करानी नहीं है, बस मैट्रिक पास चाहिए, इससे ज्यादा और क्या, बस मेकअप वेकअप कर ले और सुंदर दिखनी चाहिए, और इनसे ज्यादा उनसे कुछ नहीं चाहिए। गोपाल प्रसाद कहते हैं और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़कों को बीए एमए तक पढ़ाया है तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछिए इन अक्ल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? अरे मर्दों का काम तो है पढ़ना और काबिल होना। अगर औरतें भी वही करने लगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगे, पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगी, तब तो हो ही चुकी गृहस्थी। जनाब, मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। अब जो गोपाल प्रसाद हैं वो ये बता रहे हैं कि उनके मतलब मतलब जो जानने वाले हैं, है ना, जिनसे भी वो मिलते हैं, वो कहते हैं कि आपने अपने लड़के को बीए में तक पढ़ाया है तो भैया बहुएं भी ग्रेजुएट ही लेकर आना। लेकिन वो अपने मन में इस चीज को बता रहे हैं कि मैं उनसे ये कहता था अपने मन में कि भाई इन अकल के ठेकेदारों से कौन क्या ही कहे, भाई लड़के और लड़की की पढ़ाई एक थोड़ी है। मर्दों का काम है पढ़ना लिखना और काबिल बनना, नौकरी करना। अगर औरतें भी ये सब करने लगेंगी तो गृहस्थी कैसे चलेगी? तो राम स्वरूप जवाब देते हैं जी हाँ, और मर्द के दाढ़ी होती है औरत के नहीं। शंकर भी हंसता है मगर गोपाल प्रसाद जो है वो गंभीर हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं गोपाल प्रसाद जो है उसको भी ये चीज मालूम है, मतलब वो भी कहीं ना कहीं पसंद नहीं करता है इस चीज को, मतलब इस सोच को। गोपाल प्रसाद नहीं, जो राम स्वरूप है वो भी इस बात को कहीं ना कहीं पसंद नहीं करता है। उसे पता है कि उसकी बेटी पढ़ी लिखी है और उसी ने खुद ने पढ़ाया है अपनी बेटी को, लेकिन वो शादी इस बार जो शादी के लिए लड़का आया है वो इस बार करवा देना चाहता है। तो गोपाल प्रसाद आगे कहता है हाँ हाँ, वह भी सही है, कहने का मतलब ये है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं, और ऊंची तालीम भी ऐसी चीजों में से एक है। मतलब गोपाल प्रसाद जो है लड़के का पिता, वो उसका मानना है कि दुनिया में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ आदमियों के लिए है, मर्दों के लिए, और अच्छी शिक्षा, अच्छी एजुकेशन, हाई एजुकेशन, वो भी सिर्फ उनमें से एक है जो सिर्फ लड़कों के लिए है।
रामस्वरूप शंकर से कहता है चाय और लीजिए, तो शंकर कहता है धन्यवाद, पी चुका हूँ। रामस्वरूप गोपाल प्रसाद से कहते हैं आप, मतलब वो उनसे भी पूछता है, तो गोपाल प्रसाद कहता है कि बस साहब अब तो खत्म कीजिए। तो रामस्वरूप आगे कहते हैं आपने तो कुछ खाए ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे, क्या बताएं ये वो मक्खन। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट थोड़ी भरना था, और फिर टोस्ट वोस्ट में खाता भी नहीं। तो रामस्वरूप कहते हैं मेज को एक तरफ सरका देते हैं और फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह करके जरा जोर से कहते हैं अरे जरा पान भिजवा देना, सिगरेट मंगवाऊं। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं जी नहीं। पान की तश्तरी हाथों में लिए उमा आती है, सादगी के कपड़े, गर्दन झुकी हुई। बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर आंखें छिपाकर उसे ताक रहा है। अब किसकी एंट्री होती है? उनकी लड़की उमा की। वो क्या लेकर आ रही है? पान लेकर आ रही है। तो राम स्वरूप कहते हैं हाँ हाँ यही, हाँ हाँ आपकी लड़की है। मतलब बता दें कि अब ये मतलब वो समझ रहे हैं कि बस पक्का ही समझो, तो ये अब आप ही की लड़की है। लाओ बेटी पान मुझे दो। तो उमा पान की तशरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने की रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं। तो गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ कहते हैं चश्मा। रामस्वरूप जरा सक पकाकर जी, वह पिछले महीने में इसकी आंखें दुखनी आ गई थी, तो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ, मतलब उसको डाउट होता है कि इतनी पढ़ाई तो नहीं करती कि भाई चश्मा ही लगा हुआ है इसके। तो रामस्वरूप कहता है नहीं साहब, वे तो मैंने अर्ज किया ना। तो गोपाल प्रसाद कहता है संतुष्ट होकर कोमल स्वर में बैठो बेटी। रामस्वरूप कहते हैं वहां बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर अपने बाजे बाजे के पास। उमा बैठ जाती है। गोपाल प्रसाद कहते हैं चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है। हाँ कुछ गाना बजाना सीखा? रामस्वरूप कहते हैं जी हाँ, सितार भी और बाजा भी सुनाओ। तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। उमा क्या करती है? सितार उठाती है। थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई गाना शुरू कर देती है। स्वर से जाहिर है कि गाने का अच्छा ज्ञान है। उसके स्वर में तल्लीनता आ जाती है, यहाँ तक कि उसका मस्तक उठ जाता है। उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखों से मिल जाती हैं और वो गाते गाते एक साथ रुक जाती है। अब क्या होता है कि जब उमा आती है तो उसे बैठने के लिए कहते हैं, फिर वो उनसे उसके गाने बजाने के से रिलेटेड बातें उससे पूछते हैं। तो वो मीरा का एक बहुत ही अच्छा गाना है, मेरे तो गिरधर गोपाल, वो गाने लगती है उस। ठीक है। आगे रामस्वरूप कहते हैं क्यों, क्या हुआ, गाने को पूरा करो उमा। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं नहीं नहीं साहब काफी है, लड़की आपकी अच्छी गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को उठती है। तभी गोपाल प्रसाद जो होते हैं वो उसको कहते हैं कि अभी ठहरो बेटी। तो रामस्वरूप कहते हैं थोड़ा और बैठी रहो उमा। तो उमा बैठ जाती है। गोपाल प्रसाद आगे उमा से कहते हैं कि तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी तो उमा मतलब चुप रहती है। तो रामस्वरूप कहते हैं हाँ वो तो मैं आपको बताना भूल ही गया, ये तो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने खींची है, और वो इस दीवार पर भी। गोपाल प्रसाद कहते हैं ये तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह? तो रामस्वरूप कहते हैं सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी। अब जो गोपाल प्रसाद हैं वो आगे से ये बातें पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या वो पेंटिंग सिलाई कढ़ाई ये सारी चीजें मतलब उसको आती हैं या नहीं। उमा को ये सब अच्छा नहीं लगता एक्चुअल में, लेकिन इसीलिए वो कोई जवाब ही नहीं देती है। ये बात गोपाल प्रसाद को खटक जाती है। फिर वो उमा से प्रश्न अपने मतलब प्रश्नों के जवाब देने को कहते हैं। तो और रामस्वरूप भी उमा से जवाब देने के लिए कहते हैं। लेकिन उमा के जो पिता है रामस्वरूप, वो खुद ही मतलब झूठी बातें बोलते रहते कि हाँ ये सारी सिलाई इसने करी है, सारी पेंटिंग इसने बनाई है। गोपाल प्रसाद कहते हैं ठीक, लेकिन हाँ बेटी तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते हैं। तो उमा चुप रहती है तब भी। रामस्वरूप इशारे के लिए खासते हैं, मतलब इशारा करते हैं, लेकिन उमा चुप रहती है उसी तरह गर्दन झुकाए। गोपाल प्रसाद अधीर उठते हैं और रामस्वरूप सकपकाते हैं। अब उमा तो जवाब दे नहीं रही है ना गोपाल प्रसाद के पूछने पे, तो वो थोड़ा उसको डाउट हो जाता है। तो रामस्वरूप कहता है कि जवाब दो उमा गोपाल प्रसाद से। हाँ हाँ जरा शर्माती है, इनाम तो इसने। गोपाल प्रसाद आगे कहते हैं जरा रूखी आवाज में, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए, मतलब वो कह रहे हैं कि ये लड़की क्यों नहीं बोल रही है जब मैं इससे पूछ रहा हूँ। तो रामस्वरूप कहते हैं उमा देखो,
आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। तो उसके पिता कहते हैं कि तुम जवाब दो बेटा। तो उमा कहती है हल्की लेकिन मजबूत आवाज में, क्या जवाब दूं बाबूजी, जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, पसंद आ गई तो अच्छा है वरना। तो राम स्वरूप चौक जाते हैं एकदम से, उमा उमा कहते हैं उसको। तो उमा आगे कहती है अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी, ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं इनसे जरा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता, क्या उनको चोट नहीं लगती, क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर। अब उमा को भी ये सारी चीजें पसंद नहीं आती हैं, तो फाइनली वो अपना मुंह खोल देती है और जवाब देती है। उमा तो बोलती तो धीमी आवाज में, लेकिन उसकी जो बातें होती है ना वो बहुत अच्छी और मतलब एक जवाब करारा जवाब देने लायक होती है कि क्या दुकान में मेज कुर्सी बेचते हुए उनकी पसंद नापसंद पूछी जाती है। दुकानदार ग्राहक को सीधे कुर्सी मेज दिखा देता है और मोल भाव तय करने लग जाता है। ठीक उसी तरीके से ये जो महाशय है, मतलब जो लड़के वाले आए हैं, वो खरीदार के जैसे मुझे एक सामान की तरह देख रहे हैं, है ना, कि हाँ भाई ये चल भी ठीक लेती है, बोल भी सही लेती है, गा भी सही लेती है। राम स्वरूप उसे टोकते हैं और गोपाल प्रसाद नाराज होने लग जाते हैं। गोपाल प्रसाद जो है अब वो ताव में आ जाते हैं थोड़ा, क्योंकि भाई लड़की ने अब जवाब दे दिया है उनको। बाबू राम स्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था क्या? तो उमा कहती है तेज आवाज में। अब उमा को भी गुस्सा आ जाता है, वो कहती है जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। अब उमा कहती है कि आप जो इतनी देर से मेरी जांच पड़ताल कर रहे हैं, क्या इसमें हमारी बेइज्जती नहीं हो रही है? और जरा अपने इन साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहां से कैसे भगाए गए थे। अब उमा को उस लड़के के बारे में भी कुछ पता है। अब वो जवाब दे करके कहती है, उमा कहती है कि आप जो इतनी मतलब जांच पड़ताल कर रहे हो मेरे बारे में, कि मतलब लड़कियों की तुलना करी जा रही है किससे, बेबस भेड़ बकरियों से करते हुए, वो कहती है कि उन्हें शादी से पहले ऐसे जांचा परखा जाता है जैसे कोई कसाई भेड़ बकरियां खरीदने से पहले उन्हें अच्छी तरह जांचता है। फिर वो लड़का जो है शंकर उसके बारे में बताती कि किस तरह पिछली फरवरी में उसे लड़कियों के हॉस्टल से बेइज्जत करके भगाया गया था। तब शंकर कहता है बाबूजी चलिए यहाँ से। अब उसको भी लड़के को पता है कि भाई उसकी भी सच्चाई सामने आ रही है, तो वो चलने के लिए वहां से कह देता है। गोपाल प्रसाद आगे कहता है लड़कियों के हॉस्टल में, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? तो राम स्वरूप भाई चुप हो जाता है। उमा कहती है जी हाँ कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और ना आपके पुत्र की तरह ताक झांक करके कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। अब उमा जब शंकर के बारे में बताती है कि उसे बेइज्जत करके कॉलेज से निकाला गया था, तब जो उसका पिता है, शंकर का पिता गोपाल प्रसाद, वो हैरान हो जाता है और उससे पूछे क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? तो उमा जवाब देती है कि हाँ मैंने बीए किया है, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, और मैंने ऐसा करके कोई चोरी नहीं करी है। पढ़ाई करते हुए अपनी मर्यादा का मैंने पूरा ख्याल रखा है, बल्कि आपके बेटे की तरह मैंने कोई आवारागर्दी नहीं की है। रामस्वरूप कहते हैं उमा उमा। गोपाल प्रसाद खड़े हो जाते हैं वो गुस्से में और कहते हैं कि बस हो चुका। बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया, आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए मेरी छड़ी कहाँ है, मैं चलता हूँ। बेंत ढूंढकर उठाते हैं, बीए पास, ओफो, गजब हो जाता है, झूठ का भी कुछ ठिकाना है, आओ बेटे चलो। दरवाजे की ओर बढ़ जाते हैं। अब जो शंकर है उसके पिता है, वो गुस्से में खड़े हो जाते हैं और राम स्वरूप को भला बुरा कह करके दरवाजे की तरफ, मतलब घर से जाने के लिए चल देते हैं। तब उमा कहती है जी हाँ जाइए जरूर, चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा ये पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुलासापन दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू रामस्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। प्रेमा का घबराहट की हालत में आना। अब जो जैसे ही वो जा रहे होते हैं तब उमा पीछे से कहती है कि जाइए जाइए, मगर घर जाकर ये पता जरूर लगाना कि आपके बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं है। तब प्रेमा, उनकी जो पत्नी है, वो भी घबरा कर अंदर की तरफ आ जाती है जहां पर वो लोग बैठे होते हैं। तो प्रेमा आगे कहती है उमा उमा रो रही है।
ये सुनकर रामस्वरूप खड़े होते हैं। रतन आता है। रतन कहता है, बाबूजी मक्खन। सब रतन की तरफ देखते हैं और पर्दा गिरता है। अब होता क्या है कि गोपाल प्रसाद और शंकर जो है वो तो वहां से चले जाते हैं। उनको जाता हुआ देखकर रामस्वरूप बड़े निराश हो जाते हैं। पिता को निराश और हताश देखकर उमा कमरे में जाकर रोने लग जाती है। तभी उनका जो नौकर होता है वो आता है। वो कहाँ गया था? मक्खन लेने के लिए। अब सब कुछ मतलब इतने में बातचीत सब वगैरह सब हो जाती है। लड़के वाले आके चले भी जाते हैं। तब वो नौकर रतन जो है मक्खन लेकर आता है और कहानी वहीं पर ही खत्म हो जाती है। तो क्लास, ये जो कहानी है, रीढ़ की हड्डी इंसान के शरीर का एक मेन पार्ट होती है, जिसमें इंसान का पूरा जो शरीर है वो टिका रहता है, बैलेंस्ड रहता है। तो ऐसे ही इंसान का जो आत्मविश्वास है और जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो भी होता है, जिसमें उसके जीवन की नींव मजबूती से टिकी रहती है। हमारी सोसाइटी में पुराने रीति रिवाज और परंपराएं भी है, जिनका टाइम के हिसाब से और इंसान के भले के लिए बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे ही एक रूढ़िवादी परंपरा जो वर्षों से हमारे देश में चली आ रही है, वो है लड़की देखने के नाम पर लड़की के स्वाभिमान को चोट पहुंचाना, लड़की के पिता की हैसियत को आंकना। यहाँ पे इस कहानी के जो लेखक हैं, वो कहानी की नायिका जो थी उमा, जो कि पढ़ी लिखी है ना, बीए करी हुई है, वो स्वाभिमानी है। और उसको एक ऐसी लड़की के रूप में दिखाया गया है। वो अपने सम्मान के साथ समझौता नहीं करना चाहती। उसने जो भी किया वो अपने फ्यूचर के लिए है ना। जबकि शंकर पढ़ा लिखा है, लेकिन होने के बावजूद भी वो अपने पिता की संकीर्ण मानसिकता में उसको साथ देता है और चुपचाप बैठकर तमाशा देखता है। उमा के जो भी क्वालिटीज हैं वो आगे शंकर कहीं नहीं, मतलब शंकर के आगे नहीं ठहरती है। फिर भी गोपाल प्रसाद अपने बेटे के दोषों को न देखकर उस लड़की के उस पे आ जाते हैं कि भाई वो तो पढ़ी लिखी है, उन्हें इतनी चाहिए ही नहीं थी। तो उमा के दोषों को ढूंढने की वो कोशिश करते हैं। तो ये जो नाटक था, ये जो कहानी थी, ये एक एकांकी है। एक छोटा सा नाटक दिखाया गया है, दिखाया है लेखक ने, जो शादी ब्याह तय करने से पहले लड़की देखने की जो सामाजिक समस्या है उस पर बेस है। लेखक ने इस नाटक के माध्यम से ये बताने की कोशिश की, हम चाहे कितना भी पढ़ लिख जाए, कितने भी आधुनिक क्यों ना हो जाए, लेकिन महिलाओं के प्रति हमारी जो सोच है वो वैसी ही है, और ना ही हम अपनी संकीर्ण मानसिकता के ऊपर उठ पाए हैं। लेखक ने इस पाठ के माध्यम से स्त्री शिक्षा के महत्व को भी समझाने की यहाँ पे कोशिश की है। Do like, share and subscribe and keep watching. Thank you.